सो हेलो गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? है ना, बेहतरीन होंगे आप। आई थिंक बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आप। और अपना जो टॉपिक है आज का वो कैपेसिटर है, और ट्वेल्थ क्लास का ये प्यारा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, और कुछ एक आध प्रॉब्लम जो ये एडवांस लेवल की भी करेंगे ताकि आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिले। राइट, तो स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करके। देखो, कैपेसिटर जो होता है बेसिकली जस्ट लाइक बैटरी की तरह ही होता है। सारा प्रिंसिपल जो होता है वो बैटरी की तरह ही होता है। मीन्स बैटरी किस तरीके से काम करती है, बैटरी को तुम चार्ज करते हो, राइट। चार्ज करते हो तो उसके ऊपर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर देन डिस्चार्ज करते हो तो वो एनर्जी धीरे धीरे किसी न किसी काम में यूज हो जाएगी। जैसे तुमने किसी सर्किट के अंदर उस बैटरी को कनेक्ट किया तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी किस में यूज होते जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में, दैट मीन्स करंट फ्लो होगा, राइट। इसी तरीके से अपना कैपेसिटर है। कैपेसिटर भी बेसिकली एक चार्ज को स्टोर करने का डिवाइस ही बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर इज व्हाट? कैपेसिटर इज द, ऐसा लिख सकते हैं, कैपेसिटर इज द डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी। बेसिकली सेम जस्ट लाइक बैटरी की तरह ही है ना। तो ये भी क्या करता है कि एनर्जी स्टोर करता है। और बहुत टाइप के कैपेसिटर होंगे यहाँ पर, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, और स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, सिलेंडर कैपेसिटर होगा। तो ये सारी चीज़ें मीन्स अलग अलग टाइप के कैपेसिटर हो सकते हैं, बट सबका काम एक ही होगा, एनर्जी को स्टोर करना, है ना। प्रिंसिपल वही होगा जैसे अपने बैटरी का होता था। चार्ज करो कैपेसिटर को, है ना, उसके ऊपर एक चार्ज स्टोर हो जाएगा, है ना। चार्ज स्टोर होने के बाद में वो कैपेसिटर से वापस तुम डिस्चार्ज भी कर सकते हो, उससे उस एनर्जी को यूज करने के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। तुमने फैन में देखा होगा जिसे कंडेंसर बोलते हैं, है ना। तो उसी कंडेंसर को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में कैपेसिटर बोल रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है, सेम चीज़, राइट। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे कि फैन के अंदर क्यों लगाते हैं, बट इतना समझो कि कैपेसिटर जो होता है एक डिवाइस होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करेगा। वो कैसे करेगा वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। इसमें एक चीज़ और आती है जिसे कैपेसिटेंस कहते हैं। एक चीज़ और आती है जिसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, है ना। बेसिकली कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस कोई भी कैपेसिटर की एक एबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज को स्टोर करेगा, है ना। जैसे एक बैटरी है, बैटरी का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता होगा। जैसे कि 20 वोल्ट की बैटरी है, तो बेसिकली तुम उस बैटरी को अगर पोटेंशियल दोगे या फिर चार्ज करोगे तो वो 20 वोल्ट तक चार्ज स्टोर कर पाएगी, राइट। तो यहाँ पर भी कोई भी कैपेसिटर होगा उसकी एक एबिलिटी होगी जो कि चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी होगी, उसको क्या बोलेंगे, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। तो कैपेसिटेंस इज द, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर, इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। किसकी प्रॉपर्टी है ये? जो प्रॉपर्टी है ये कैपेसिटर की एबिलिटी है या फिर प्रॉपर्टी कह सकते हो। दैट मीन्स कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इन कैपेसिटर, है ना, इन कैपेसिटर। ऐसा लिख सकते हैं कि कैपेसिटर के अंदर ये कैपेसिटेंस को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये एबिलिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, राइट। तो कैपेसिटेंस, इससे आगे थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। इधर मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ध्यान से सुनते जाना बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है। कैपेसिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या कहता है? जैसे बहुत सारे तुमने लॉ पढ़े होंगे, जैसे एक ओम्स लॉ पढ़ा होगा ना, उस ओम्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है। इसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है ये कहता है, क्योंकि डिफरेंट काइंड के अपने पास में कैपेसिटर होंगे, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होगा, उसके बारे में जिक्र करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा। अभी के लिए थोड़ा सा समझ लो कि एक जनरल सा एग्जाम्पल लेते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिखने में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरीके का होगा, राइट। इधर तुम्हारे पास में दो प्लेट्स होगी, पैरेलल प्लेट्स होगी। इधर ये दो प्लेट्स है और वो पैरेलल कंडीशन में होगी। तो यहाँ पर ये दो प्लेट्स को मैं ऐसे रख देता हूँ, इस तरीके से रख देते हैं। और इन दोनों प्लेट्स के
ऊपर अगर तुम ये जैसे कि तुम इनको चार्ज दोगे, सपोज करो कि इनको तुमने चार्ज दिया, तो बेसिकली किसी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसी एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पूरी प्लेट के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड देन पॉजिटिवली चार्ज। इसके ऊपर मैं डिनोट कर रहा हूँ नेगेटिव 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 नेगेटिव, राइट। अब अगर तुम्हें इस तरीके का सिनेरियो मिलता है कि पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, तुमने बैटरी के बारे में डिस्कस किया होगा, जैसे कोई भी सर्किट है ना, उस सर्किट के अंदर बैटरी लगी होती है इस तरीके से। इस बैटरी को तुम ऐसे बोलते हो कि ये हायर पोटेंशियल है, दैट मीन्स पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये लोअर पोटेंशियल है, दैट मीन्स नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देंगे। और इस बैटरी का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम V से लिखते हैं, राइट। तो ये हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल अगर तुम्हें दिख रहा है, दैट मीन्स तुम क्या कहोगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर भी तुम्हें कुछ नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को क्या मैं हायर पोटेंशियल मान सकता हूँ, नेगेटिव को क्या मैं लोअर पोटेंशियल मान सकता हूँ। इट मीन्स दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसे मैं V बोल रहा हूँ। बात समझ में आई। एक तरफ तुमने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक तरफ तुम्हारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो ये जो पॉजिटिव है इसको हायर पोटेंशियल बोल दो, इसको लोअर पोटेंशियल बोल दो, तो दैट मीन्स इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उसको तुम क्या बोलोगे, V पोटेंशियल डिफरेंस। जब तुमने चार्ज नहीं दिया था, इनिशियल जब स्टेट थी, तो इन प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, राइट। बट जैसे ही तुमने इसको चार्ज करना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे तुम चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, तो दोनों के ऊपर चार्ज बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, इट मीन्स इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है। यही क्या है, तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है। तो इस प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भैया ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल नहीं कहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल तो तुम वहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व करते होंगे, जैसे कोई एक चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, उसके कारण r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा। यहाँ पर बेसिकली दो चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेसिकली, है ना। तो आपसे जितनी भी बार बोलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे तो बेटर रहेगा। तो ये जो V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। ये प्रिंसिपल अपना प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है। इट मीन्स अगर तुम क्या करो बेटा, अगर तुम चार्ज को बढ़ाओगे, किसी कैपेसिटर में जो चार्ज दे रहे हो तुम, अगर उसको बढ़ाते जाओगे, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटेंस ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी बढ़ेगा। तो अगर तुम चार्ज बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। यही तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस है। बात समझ में आई क्या? अरे ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, इसका मतलब यही तो होता है कि अगर तुम्हारे पास में सपोज करो कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y है, तो इस y को तुम बढ़ाओगे तो इट मीन्स x भी बढ़ेगा, है ना। अगर यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, इस तरीके से होता, तो तुम क्या कहते कि अगर y को बढ़ाएंगे तो x क्या होगा, डिक्रीज होगा। इतनी बातें तो समझ में आती होगी। तो मैंने क्या लिखा कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q, तो अगर तुम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगी तो क्या आएगा बेटा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। अरे तुमने जब भी ओम्स लॉ पढ़ा हो तो उसमें भी ओम्स लॉ तो सिर्फ इतना कह देता है कि भैया v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, है ना। तो जैसे ही तुम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा रहे थे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ा तुम्हें R, जिसे रेजिस्टेंस से डिफाइन किया था, है ना। तो इधर तुमने क्या लिख दिया था, V इज इक्वल टू RI। यहाँ पर ये जो R था ये कांस्टेंट था। बात समझ में आ रही है क्या? तो इधर भी तुम्हें अगर ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना पड़ेगा तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो V इज इक्वल टू, मैं जो कांस्टेंट ले रहा हूँ उसको 1 डिवाइड बाई C कह रहा हूँ, है ना, ये कांस्टेंट है। इधर तुम्हारे पास में Q से लिख रहा हूँ। तो ये जो C है तुम्हारे पास में, ये जो C है, इसी को तुम क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस बोलोगे। इसी को क्या बोलोगे तुम, कैपेसिटेंस बोलोगे। ये जो C है इसी को तुम क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस बोलोगे। इट मीन्स जो हम डिफाइन कर रहे थे ऊपर कि कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की एक एबिलिटी होती है कि कितने चार्ज को स्टोर करोगे, वो ये है C, राइट। तो यहाँ से अगर कैपेसिटेंस का फॉर्म बनाए हम, तो C इज इक्वल टू क्या बन सकता है बेटा, यहाँ से C को इधर ले जाऊँ तो मैं क्या बनेगा, ये तुम्हारे पास में C इज इक्वल टू Q तो है ही, Q डिवाइड बाई V। ये तुम्हारा एक जनरल फॉर्म हो जाएगा किसका, कैपेसिटेंस का। कोई भी कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस का एक जनरल फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आती है तुम्हें? इतनी बातें अगर समझ में आती है तो ये जो Q है ये बेटा चार्ज है। ये क्या है, चार्ज है। किसके ऊपर,
अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज है ना। अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उस स्फेयर के ऊपर चार्ज है, और अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो उस सिलेंडर के ऊपर चार्ज है। ये तो बेसिकली जो Q है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर बेटा ये जो V है, इस V को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइड बाई पोटेंशियल, है ना। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके लिए कैपेसिटेंस को तुम रिप्रेजेंट करोगे C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। तो वहां पर तुम डिफाइन कैसे करोगे कि उस किसी एक प्लेट के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड, है ना। इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ना तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, सिर्फ Q की बात कर रहा हूँ। तो इट मीन्स जो कैपेसिटेंस होगा वो किसी एक प्लेट के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल होगा, राइट। तो ये तुम्हारे पास में C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V जो है ये क्या बन जाती है? एक जनरल फॉर्म बन जाती है किसकी बेटा? कैपेसिटेंस की। अगर ऐसा है तो अगर यूनिट लिखना चाहोगे तुम तो ऊपर चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम डिवाइड बाई नीचे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट आई थिंक तुमने नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर ये जो कूलम पर वोल्ट है इसको एक अलग ही नाम दे दिया गया जिसको हम बोल देते हैं फैराड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? फैराड। तो ये यूनिट हो जाएगी किसकी? कैपेसिटेंस। किसकी यूनिट हो जाएगी? कैपेसिटेंस। बात समझ में आई क्या? तो अब जब भी कैपेसिटेंस को लिखेंगे तो उसकी यूनिट क्या लिखेंगे? फैराड से लिखेंगे, है ना। जैसे कि कोई भी कैपेसिटर हो उसका कैपेसिटेंस लिखा तुमने 20 माइक्रो फैराड, तो इस तरीके से लिखोगे। बात समझ में आई क्या? तो ये जो माइक्रो है तो मैथमेटिकल टर्म है ना, 10⁻⁻⁶ लिख सकते हो इसको। और ये जो फैराड है ये इसकी यूनिट हो जाएगी किसकी बेटा? कैपेसिटेंस की, राइट। तो इतनी बातें अगर क्लियर हो गई है तुम्हें तो थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं कि भैया कैसे कैसे कैपेसिटर हो सकते हैं। ये तो एक जनरल बात होगी, तुमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। तो देखो बेटा इधर कितने टाइप के कैपेसिटर हम पढ़ने जाएंगे। एक तो फर्स्ट वाला ही जो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बेटा तुम्हारा जो होगा स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या हो जाएगा? स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना। और इस स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर दो चीजें आ जाएगी, एक तो होलो स्फेयर भी आ जाएगा, है ना, एक तुम्हारा सॉलिड स्फेयर भी आ जाएगा। तो दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। बट स्फेरिकल भी कैपेसिटर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल प्लेट ही कैपेसिटर हो, है ना। एक और डिस्कस करते हैं इधर, एक होगा तुम्हारा सिलेंड्रिकल। क्या होगा? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। तो ये तीन टाइप के कैपेसिटर हम जनरली पढ़ेंगे और इन्हीं के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है ना। चाहे जेईई मेंस देख लो, चाहे एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन देख लो, या फिर तुम नीट का पेपर उठा के देख लो। इन्हीं तीनों से नीट के अंदर तो डायरेक्टली भी कैपेसिटेंस पूछ लिया जाता है कि भैया कोई एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है ना, और उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेडियस दे रखी है, इनर रेडियस दे रखी है, आउटर रेडियस दे रखी है, तो उसका कैपेसिटेंस निकालो, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये तीन टाइप के कैपेसिटर हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, और उससे पहले हम थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही ले लेते हैं क्योंकि मोस्टली यही यूज होगा तुम्हारा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस तरीके का होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स होती है और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज होता है। जब तुम इनको चार्ज करोगे, चार्ज दोगे, तब जाके इनके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है। और चार्ज भी इस तरीके से स्टोर होता है कि किसी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव क्यू और इस किसी एक के ऊपर माइनस का क्यू चार्ज, राइट। तो ये तुम्हारे पास में इस तरीके से बन जाएगा, पॉजिटिवली पॉजिटिवली देन पॉजिटिवली देन पॉजिटिवली, और इधर नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव, इस तरीके से, राइट। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करता हूँ, इनसाइड निकाल लेता हूँ, इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, और कोई दो पॉइंट और ले लेता हूँ। सपोज करो कि ये बी पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा सी पॉइंट हो गया। बात समझ में आ रही है ना।
अगर तुम्हें इतनी बातें समझ में आ रही है बेटा तो तुमने एक चीज़ और पढ़ी होगी, कंडक्टिंग कोई सीट होती है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इनको तुम जस्ट कंडक्टिंग सीट की तरह ही यूज करो, ये एक प्लेट है ये दूसरी प्लेट है, राइट। तो अगर मैं इनसाइड निकालूंगा तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड का मतलब ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, है ना। इस ए पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो बेटा दो सीट है और उन दोनों प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जरा डायरेक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हो, जिस पॉइंट के ऊपर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे उस पॉइंट के ऊपर क्या मानते हो बेटा, एक टेस्ट चार्ज मानते हो। तो मैं एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर लेता हूं कि इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू, और ऑलवेज जो टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा कंसिडर करते हैं हम, पॉजिटिव, है ना। तो पॉजिटिव अगर कंसिडर करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण तो ये रिपेल होगा, दैट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण वो इस डायरेक्शन में होगा। जरा मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो इस वाली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर तुम इस वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो देखे ये वाला जो टेस्ट चार्ज होता है तो पॉजिटिव नेचर का ही होगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बेटा। और अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और अगर इसी डायरेक्शन में होगा बेटा तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, जैसे कि E प्लस का Q, इधर मैं प्लस सिंबल लगा रहा हूं, इधर ये वाला नीचे वाले को मैं E माइनस का Q। तो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे चाहे इस प्लेट के कारण हो चाहे इस प्लेट के कारण हो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो किसी एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और दूसरी के कारण जो होगा वो सब ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स तुम क्या लिखोगे कि E ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज प्लस का E ड्यू टू माइनस का Q चार्ज। बात समझ में आई क्या। अभी अभी हमने बताया कि कोई कंडक्टिंग सीट होती है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो तुम यहां पर रखोगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का इधर भी क्या लिखोगे बेटा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है क्या। और अगर ऐसा लिख दिया तुमने तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट कितना बन जाएगा ये बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इट मीन्स किसी कैपेसिटर के अंदर, किसी नहीं, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको कैसे लिखेंगे बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से। यहां पर ये जो सिग्मा है ना, थोड़ा सा इसको भी लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद रहेगा कि ये जो सिग्मा है, कौन सा सिग्मा, ये वाला जो सिग्मा है इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आई क्या। सरफेस चार्ज डेंसिटी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया, है ना। आगे जाके प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आई क्या। इधर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको तो तुम जानते होंगे परमिटिविटी है ना। तो जो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के कारण वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इधर अगर बी और सी की बात करें तो जस्ट तुम आइडिया भी लगा सकते हो। कैसे आइडिया लगाओगे बेटा, यहां पर एक डायरेक्शन की वजह से, जस्ट अ मिनट, क्या हुआ, तो सॉरी बेटा ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। यहाँ तक हमने शायद कर लिया था। तो ये ए पॉइंट है जो कि इस कैपेसिटर के अंदर वाला पॉइंट है, और ये बी पॉइंट है जो कि आउटसाइड है, ये सी पॉइंट भी आउटसाइड है। तो यहाँ ए पॉइंट पे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बेटा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। सारी चीज़ें लिख ली थी हमने। ये जो सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको तुम ऐसा भी लिखते थे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, है ना। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए। यहाँ पर ए जो है एरिया है और जो क्यू है वो क्या है, चार्ज है। तो अब जरा सा इस बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। इस बी पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना है बेटा, तो इस बी पॉइंट के ऊपर तुम्हें क्या करना पड़ेगा
कि इस बी पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज जो होता है हमारा वो किस नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का ही होता है। स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज कंसिडर किया तुमने, और अगर तुम डायरेक्शन देखोगे इस सबसे पहले इस पॉजिटिवली क्यू चार्ज वाली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन देखेंगे हम वो रिपल्सिव नेचर की होगी, है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर वाली डायरेक्शन होगी बेसिकली। अगर बात करें इस नेगेटिवली वाली जो प्लेट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इस प्लस का क्यू चार्ज के ऊपर, तो दैट मीन्स ये जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना, इस डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये जो इस वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो इस डायरेक्शन में, इस वाली सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो इस डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड में तो इक्वल था ही, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, दोनों जो प्लेट थी उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट ही था। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगी, है ना, और अगर आपस में कैंसिल आउट करेगी तो ई बी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ई ड्यू टू पॉजिटिवली क्यू चार्ज माइनस का ई ड्यू टू माइनस का क्यू चार्ज। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वहां तो सेम डायरेक्शन में थी तो दोनों के लिए पॉजिटिव साइन लिया तुमने, राइट। इधर तुम्हारे पास में जो बी पॉइंट है इसके लिए एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। और अगर दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है तो तुम क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर तुम लिखोगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर तुमने ऐसा लिखा है तो दैट मीन्स बी पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको कैसे लिखोगे तुम, 0 के बराबर लिखोगे। ऐसा ही सिमिलर केस यहाँ पर होगा बेटा, इधर सिमिलर केस यहाँ पर होगा। और किस तरीके से होगा कि इस पे भी हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, और वो टेस्ट चार्ज जो होगा स्मॉल क्यू से लिखते हैं हम, है ना, और पॉजिटिव नेचर का ही होगा। तो इस नेगेटिव सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो अट्रैक्टिव नेचर की होगी, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और इसके कारण जो होगी वो रिपल्सिव नेचर की होगी। तो मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ यहाँ पर कि इस वाले के कारण एक तो डायरेक्शन इधर आएगी और एक जो डायरेक्शन आएगी वो इधर आएगी, है ना। तो ये वाइट वाली जो लाइन दिख रही है तुम्हें, ये वाली जो लाइन दिख रही है ये किसके कारण है, ये प्लस के क्यू के कारण है, मीन्स इस वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और ये जो येलो वाली लाइन है ये माइनस वाले के कारण है, तो ई माइनस का क्यू। तो वही वाली बात हो गई कि एक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, एक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में। इट मीन्स सिमिलरली तुम ये कह सकते हो कि सी पॉइंट के जो ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, EC जो होगा वो भी इसी तरीके से होगा, उसको भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं, प्लस के क्यू के कारण और इधर माइनस का क्यू के कारण। अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए एक को पॉजिटिव माना एक को नेगेटिव माना, और दोनों के कारण जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम ही आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इट मीन्स सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, है ना। बी और सी पॉइंट पे अगर 0 हो गया। दूसरी चीज एक ये भी समझ लो तुम कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं किसी भी सीट के कारण, चाहे माइनस क्यू के कारण चाहे प्लस के क्यू के कारण, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें कहीं पे कोई डिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं आ रहा कि यहाँ पर कोई आर आ रहा हो जो कि डिस्टेंस के ऊपर भी मैटर कर रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, है ना, तो कोई डिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं आ रहा। इट मीन्स इस बी पॉइंट को अगर तुम यहाँ भी कंसिडर करते ना तो भी सेम ही रिजल्ट आता, है ना। इस सी पॉइंट को तुम यहाँ भी कंसिडर करते, इधर भी कंसिडर करते, इधर भी कंसिडर करते, तो दैट मीन्स सेम ही रिजल्ट आता। इसका मतलब दोनों केसेस को, इन दोनों केसेस को समराइज करके हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड जो होगा, है ना, अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो बन जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, है ना। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अगर आउटसाइड की बात करोगे तुम बेटा, आउटसाइड की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहना पड़ेगा तुम्हें कि 0 है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसी एक सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, दूसरी सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, और दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। तो दैट मीन्स वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो बराबर है ही।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैंसिल आउट होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आउटसाइड वो कितना हो जाएगा, 0। इनसाइड जो आएगा अपना सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी सारी क्लियर है ना। पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इधर आ जाओ, एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं अपना, फोर्स बिटवीन प्लेट्स। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी प्लेट्स के बीच में भी क्या कोई फोर्स लगेगा, तो उसको देख लेते हैं ज़रा सा, है ना। तो यहाँ पर ये जैसे कि कोई एक प्लेट है और इसी के साइड में दूसरी वाली प्लेट है इस तरीके से, है ना। इन दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज होता है और इस वाले प्लेट के ऊपर तुम कहोगे कि पॉजिटिवली क्यू चार्ज है, इसके पास में माइनस का क्यू चार्ज है। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज को तुम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्लस प्लस प्लस, और इसके ऊपर जो चार्ज होगा माइनस 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 माइनस। सपोज करो कि इस एक सीट के ऊपर निकाल लेते हैं, है ना, ये वाली कोई एक सीट है, इसके ऊपर निकाल लेते हैं और इसी के जैसा इस वाली सीट के ऊपर भी वही फोर्स लगेगा। कैसे, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहता है, F इज टू क्यू ई होता है। बात समझ में आ रही है, F इज टू क्या होता है, क्यू ई। तो अगर तुम A के ऊपर फोर्स निकालोगे तो F A इज टू क्यू मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। इस B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कारण फोर्स लग रहा होगा, इस A के ऊपर अगर फोर्स लग रहा होगा तो इस B के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा होगा। और अगर इस B वाली सीट के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एफ ए इज इक्वल टू क्यू, तो एज यूजुअल ऐसे कैसे ही रह जाएगा, है ना। बेसिकली इस स्मॉल क्यू की जगह पे तुम कैपिटल क्यू लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तुमने प्लस का क्यू लिख रखा है इधर कैपिटल क्यू और माइनस का कैपिटल क्यू। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैपिटल क्यू ई, है ना। बेसिकली तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ऐसा हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, एफ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू ई, है ना। इधर तुम लिखोगे क्यू और ई की जगह पे ई बी, बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। अरे कोई सी भी सीट ले लो, बी ले लो चाहे ए ले लो, दोनों के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ऐसे ही लिखते हैं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक सिंगल सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो यही होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो इस सिग्मा को भी तुम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो। ये तो क्यू एज यूजुअल रह जाएगा, सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू डिवाइड बाई एरिया, और इधर ये 2 एप्सिलॉन नॉट तो एज यूजुअल है ही। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, ये जो बनेगा एफ ए इज इक्वल टू बनेगा कुछ इस तरीके से, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस तरीके से प्लेट्स के बीच में एक फोर्स लगता है ना। जैसे सपोज करो कि इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो यहाँ तक प्रेजेंट होगा, इनसाइड तो प्रेजेंट ही होगा, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। और दोनों का जो फोर्स होगा वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज को तुम ये बोलोगे मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड दोनों के ऊपर बराबर ही होता है ना, नेचर ही तो अपोजिट होता है। ए जो होता है दोनों के ऊपर जो एरिया होगा, दोनों में से किसी एक का एरिया लोगे तो वो सिमिलर सा होगा, एप्सिलॉन नॉट तो जानते ही हो, तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होगा। ये चाहे तुम एफ बी बोल दो, एफ बी को भी तुम ऐसे ही लिखोगे क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, चाहे तुम कैलकुलेट करके देख लो। बाकी जो चीज़ें हैं, ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगी। जैसे सपोज करो कि ये जो पॉजिटिवली सीट है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना, तो ये जो पॉजिटिवली सीट है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, बट मैग्नीट्यूड में तो यही वाला फोर्स होगा। अच्छा, तो इसकी प्रॉब्लम्स कैसी आएगी, प्रॉब्लम्स तुम्हें कुछ इस तरीके से मिल सकती है ना, कि ये कोई सपोर्ट है, इस तरीके से कोई एक सपोर्ट है, इसके अंदर सबसे पहले हमने कैपेसिटर का एक सिंबल भी नहीं देखा अभी तक। तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है, जैसे रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं किसी सर्किट के अंदर, इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं। कोई एक सेल होता है, उस सेल को तुम इस तरीके से डिनोट कर देते हो, और बहुत सारे सेल मिलके एक बैटरी बनाते हैं। इट मीन्स तुम ऐसे बना सकते हो बैटरी को, एक हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, एक हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, एक हायर फिर वापस लोअर। तो दैट मीन्स इसमें कितने सेल है, एक सेल, दो सेल,
3 सेल, तो 3 सेल मिलके एक बैटरी बना रहे हैं। इट मीन्स बैटरी का जो सिंबल होगा कुछ इस तरीके से होगा, और जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं। ये सिंगल सेल है। तो इसी तरीके से जब भी हमें सर्किट के अंदर किसी कैपेसिटर को दिखाना होगा तो उसका क्या सिंबल होगा, तो यहाँ पर कैपेसिटर का जो सिंबल होगा उसको इस तरीके से, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ रहे हो तुम मोस्टली, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दोनों को बराबर साक दिखाना होता है। किसी एक को कम ज़्यादा दिखा दोगे तो ये तुम्हारा सेल की तरह बन जाएगा, है ना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, दोनों को इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, तो ये कैपेसिटर का सिंबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये किसका सिंबल हो जाएगा? कैपेसिटर का सिंबल हो जाएगा। तो हम इसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे थे कि भैया ये जो फोर्स बिटवीन प्लेट्स है इसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी। तो प्रॉब्लम्स जो होगी वो इस तरीके से होगी, जरा गौर करिएगा। ये यहाँ पर एक कोई सपोर्ट है और इस सपोर्ट में यहाँ पर एक कोई कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरीके का, और इस कैपेसिटर के यहाँ पर एक कोई स्प्रिंग लगी हुई है, और इस स्प्रिंग को वापस से किसी एक सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? इस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट है के, इस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट है के। अब इतनी तो बातें समझ में आ ही रही होगी, किसी एक के ऊपर पॉजिटिवली क्यू चार्ज होगा, किसी एक के ऊपर माइनस का क्यू चार्ज होगा। सपोज करो कि ये जो पॉजिटिवली क्यू चार्ज वाली जो सीट है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट मीन्स एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जिसे हम अभी अभी पढ़े थे कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में भी एक फोर्स लगता है ना, तो वो वाला जो फोर्स होगा उसको हम F से लिख रहे हैं। तो बेसिकली उस फोर्स के कारण, जैसे इस सीट के ऊपर ये वाली जो सीट है एक फोर्स लगा रही होगी, तो ये पूरा का पूरा जो स्प्रिंग होगा ये भी इधर खिसकेगा, और अगर ये इधर खिसकेगा तो भैया ये जो स्प्रिंग है इसमें कुछ ना कुछ एलोंगेशन होगा, है ना, ये बढ़ जाएगी थोड़ी सी, है ना, तो इसको बोलते हैं एलोंगेशन। जैसे स्प्रिंग इनिशियल फेज में इतनी थी, बट इसको तुमने खींचा तो कुछ ना कुछ एलोंगेशन आया, जिसे एक्स से डिनोट कर रहे हो। तो अगर इतना एलोंगेशन आया है तो जो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस स्प्रिंग के फोर्स को हम लिख देते हैं के एक्स से, ये बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। इसको क्या बोल देते हैं? स्प्रिंग फोर्स। बेसिकली ये स्प्रिंग फोर्स मिला कहाँ से तुम्हें? अरे ये स्प्रिंग को किसने खींचा है? इस स्प्रिंग को इस प्लेट ने खींचा है, क्योंकि इस प्लेट के ऊपर एक फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। तो अगर इस स्प्रिंग को इस प्लेट ने खींचा है, दैट मीन्स ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये स्प्रिंग फोर्स मिला तुम्हें इसी वाले फोर्स से। तो जो फोर्स था अपना पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको तुम लिख रहे थे Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से लिखे कि भैया ये जो स्प्रिंग के बीच में जो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो उसी Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिखे, तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्प्रिंग फोर्स मिला है किसके कारण मिला है? इसी फोर्स के कारण मिला है। तो इस स्प्रिंग फोर्स को तुम Kx से लिख सकते हो, Kx इज इक्वल टू Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट से भी लिख सकते हो ना। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि इस स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन पूछा जा सकता है, तो तुमसे अगर ये एलोंगेशन पूछेगा तो भैया सीधा सीधा यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। x की कितनी वैल्यू आएगी? Q² डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट तो है ही, यहाँ से जो k होगा ये भी आ जाएगा नीचे डिवाइड में। तो k क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, k क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके पास में मिल सकती है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उनकी प्लेट्स के बीच में भी फोर्स लगता है ना, और उस फोर्स को तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह लिखोगे F इज इक्वल टू QE से। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें अगर तुम्हें समझ में आ गई हो तो बेटा जो बातें कर रहे थे अभी अभी कि कैपेसिटर को किसी सर्किट के अंदर किस तरीके से लिखते हैं, तो सपोज करो कि ये कोई एक सर्किट है, इसके अंदर ये कैपेसिटर को डिनोट किया। बेसिकली इस कैपेसिटर को अगर तुमने डिनोट किया तो यहाँ पर इसको मैं बोल रहा हूँ कि 20 वोल्ट का पोटेंशियल इधर से लगाया, इधर तुम्हारा 0 वोल्ट का पोटेंशियल इधर से। तो दैट मीन्स अगर तुमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इस कैपेसिटर के ऊपर, तो इसके ऊपर जाहिर सी बात है कि एक चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो इधर के साइड में प्लस का क्यू चार्ज होगा, इधर के साइड में माइनस का क्यू चार्ज होगा। तो अगर मेरे को इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना हो, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना हो, तो उस चार्ज को कैसे निकालूंगा बेटा मैं? इधर से तुमने एक जनरल फॉर्म पढ़ी होगी C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। तो क्या मैं सीधा सीधा Q इज इक्वल टू CV लिख सकता हूँ, है ना? यहाँ पर ये जो C है ये कैपेसिटेंस है। सपोज करो कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 2 फैरड है ना, मैं लिख देता हूँ 2 माइक्रो फैरड है, ऐसे कुछ लिख देता हूँ।
ये जो C है ये कैपेसिटेंस है इस कैपेसिटर का, और ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि पोटेंशियल है। तो क्या मैं इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकाल सकता हूँ? तो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, है ना। कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज लिखोगे तुम Q इज इक्वल टू CV से डिनोट कर सकते हो, और C की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया इस पे? 2 माइक्रोफैरड। तो 2 माइक्रोफैरड मल्टीपल, अच्छा V कैसे लिखोगे तुम? V को मैं बोल रहा हूं कि ये जो V है यहाँ पर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? एक हायर पोटेंशियल है एक लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो कितना बन जाएगा? V इज इक्वल टू 20 माइनस 0, कितना आ गया बेटा? 20। तो V की वैल्यू कितनी आई? 20। तो यहाँ पर 20 रख देंगे, और अगर 20 रखा है तुमने तो बेटा ये जो चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर वो कितना आएगा? Q इज इक्वल टू 2 मल्टीपल 20, बेसिकली 40 हो जाएगा ये तो, बट माइक्रो भी है तो इधर तुम लिखोगे 40 माइक्रो, और चार्ज की जो यूनिट होती है वो कितनी हो जाती है? कुलाम। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि भैया 40 माइक्रो कुलाम चार्ज होगा इस कैपेसिटर के ऊपर। तो अगर 40 माइक्रो कुलाम इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होगा तो ये जो प्लस Q लिख रहे थे इधर माइनस Q लिख रहे थे, क्या मैं इनकी जगह पे ऐसा लिख सकता हूँ कि एक साइड की जो प्लेट होगी उसके ऊपर कितना होगा? प्लस का 40 माइक्रो कुलाम, एक साइड की जो प्लेट होगी उसके ऊपर माइनस का, इधर क्या लिख दूंगा मैं? इधर मैं लिख सकता हूँ माइनस का, इधर मैं लिख सकता हूँ माइनस का 40 माइक्रो कुलाम। तो इस तरीके से चार्ज भी निकाल सकते हैं किसी कैपेसिटर के ऊपर, है ना। बेसिकली थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ये जो V है ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? हायर पोटेंशियल माइनस का लोअर पोटेंशियल, है ना। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं और किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी बता सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अब एक और कुछ थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक और टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ, ऐसा मैं लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। भैया कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके देना है। जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि 3 टाइप के कैपेसिटर बेसिकली हम पढ़ेंगे, है ना। वो तीनों टाइप के कैपेसिटर यहाँ पर जिक्र करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो जो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V था वो तो एक जनरल फॉर्म थी, है ना। बट ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या इसके लिए कोई एक अलग से स्पेशल कोई फॉर्मूला होता है? तो फर्स्ट वाला जो होगा अपना वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मैं वापस से इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देता हूँ इस तरीके से। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्मॉल d से। उसको मैं किससे लिख रहा हूँ? स्मॉल d से। और इस प्लेट के ऊपर जो एरिया होगा उसको मैं a से डिनोट कर रहा हूँ बेटा, तो इसको मैं a से लिख सकता हूँ। और दोनों प्लेट्स का जो एरिया होगा वो सिमिलर ही होगा, है ना, बेसिकली। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर तुम थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे भी डिनोट कर दो, प्लस का Q माइनस का Q, ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये फर्स्ट वाला जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे? तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा उसको बेसिकली हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D से, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D से। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होगी कि A जो होता है ये एरिया होगा किसी एक प्लेट के ऊपर, और जो D है इन दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस है। ये आया कहाँ से? हम तो एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, C इज इक्वल टू कितना? Q डिवाइड बाई V। इतनी बातें जानते हैं। क्या तुमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का कुछ रिलेशन पढ़ा था? तुमने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू EDL, है ना, V इज इक्वल टू EDL, या फिर V इज इक्वल टू EDR भी पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू EDR, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, या फिर EDL पढ़ा होगा, राइट। तो अगर तुमने ऐसा पढ़ा होगा तो ये जो DL है या फिर DR है, ये दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। तो तुम्हारा जो V होगा उस V को तुम ऐसे भी लिख सकते हो E मल्टीपल स्मॉल d। यहाँ वाले केस के लिए ये जो डिस्टेंस होगी इसको कैसे लिख सकते हो? स्मॉल d से। तो यहाँ जो बनेगा
C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई V की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ED, V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ED। और अगर तुम ऐसा लिखोगे तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाला होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, वो कितना होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, सिग्मा की जगह पे Q डिवाइड बाई एरिया और इधर एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पे Q डिवाइड बाई A, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो इसको अगर तुम ऐसा लिखोगे तो देन C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देन C इज इक्वल टू बनेगा Q ऊपर है ही, इधर E की जगह पे Q डिवाइड बाई A एप्सिलॉन नॉट और इधर तुम्हारा D। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, इस Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो A एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चले जाएंगे। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास में जो कैपेसिटेंस बना वो C इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट को या एप्सिलॉन नॉट A कह दो, इसको A एप्सिलॉन नॉट कहो या फिर एप्सिलॉन नॉट A कह दो, डिवाइड बाई कितना D तो है ही नीचे। तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इंडिविजुअली। वो जो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V था वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी, बट यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस निकालेंगे वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D से लिखेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट वाला केस तो हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। और ये जो D है स्मॉल d, ये स्मॉल d को भी मैं लिख देता हूँ कि स्मॉल d सेपरेशन डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस है किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है। ए तो एरिया हो ही जाएगा किसी प्लेट के ऊपर, है ना, कोई भी एक प्लेट के ऊपर एरिया। इधर आगे की बातें करते हैं कि भैया वो जो सेकंड वाले जो तुम केस कर रहे थे कि एक स्फेरिकल टाइप का भी कैपेसिटर होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, वो किस तरीके से होगा, जैसे कि फर्स्ट वाला केस लेते हैं, यहाँ पर होलो स्फीयर की बात करते हैं। क्या होलो स्फीयर भी एज ए कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। इसमें क्या होगा, अपने होलो स्फीयर में एक तो इनर रेडियस होगी, एक आउटर रेडियस होगी। तो मैं बेसिकली इस तरीके से बना रहा हूँ इसको, है ना। क्या ये इस कलर में दिखेगा, ये थोड़ा येलो कलर ले लेते हैं। इधर एक इनर रेडियस, एक जो है आउटर रेडियस, तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूँ, है ना। इस वाली रेडियस को बेसिकली, इस वाली रेडियस को मैं R1 बोल दूंगा और इधर वाली जो रेडियस है आउटर मोस्ट की, इसको मैं R2 बोल दूंगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, R2 बोल दूंगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, R1 बोल दूंगा। अच्छा, जो अपना सेटअप होता है किसी कैपेसिटर का, उसमें क्या होता है कि अपोजिट चार्ज होते हैं। जैसे कि तुम ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करोगे तो पॉजिटिव Q माइनस का Q, इस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसमें माइनस का Q चार्ज होगा। तो क्या तुम्हारा जो होलो स्फीयर होगा उस पर नहीं होगा ये इस तरीके से, क्योंकि ये तो बेसिकली चार्ज कोई तो स्टोर करता है ना। कोई भी कैपेसिटर हो वो चार्ज कोई तो स्टोर करोगा। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाली जो सरफेस है, इसको प्लस का चार्ज तुम डिनोट कर दोगे इस तरीके से, है। इधर तुम बाहर वाली सरफेस को नेगेटिव 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 इस तरीके से डिनोट कर दो, या फिर एक सिंपल तरीका होता है कि भैया इसको तुम क्या करो, बाहर से इस तरीके से अर्थिंग कर दो। इसकी अर्थिंग का मतलब क्या होगा कि ये अंदर वाला तो तुम्हें दिख रहा होगा कि हायर पोटेंशियल पे, ये बाहर वाला जो है लोअर पोटेंशियल पे, है ना। लोअर पोटेंशियल मतलब जीरो यहाँ पर, तो इस तरीके से बता दोगे तुम। तो अब ये वाली बातें अगर क्लियर है तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तरीका तो वही है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, अंदर वाली सरफेस के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको मैं V1 बोल रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलूँगा,
V1 बोल रहा हूँ, तो अगर अंदर वाले सरफेस के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको V1 बोलेंगे। तो V1 इज इक्वल टू, देखो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तुमने वहाँ पर भी पढ़ा होगा उस चैप्टर में कि अंदर वाली सरफेस के कारण जो पोटेंशियल होगा उसको हम लिखेंगे KQ डिवाइड बाई R1, और एक बाहर वाली ओर है जिसकी की रेडियस R2 है, तो माइनस का KQ डिवाइड बाई R2, इस तरीके से लिखेंगे। और सेकेंडली अगर इस वाली सरफेस की बात करें, इस सेकंड सरफेस की बात करें, तो V2 लिखेंगे इसको, और V2 इज इक्वल टू डायरेक्टली हम क्या कह देंगे, 0 बोल देंगे। बात समझ में आई क्या? तो V1 कैलकुलेट किया, अंदर वाली जो सरफेस है उसके कारण जो पोटेंशियल होगा उसको लिखा हमने KQ डिवाइड बाई R1 माइनस का KQ डिवाइड बाई R2। सेकंड वाली जो बाहर आउटर सरफेस है जो कि अर्थिंग से कनेक्टेड है, लोअर पोटेंशियल पे, उसको तुमने लिख दिया सीधा सीधा 0, राइट। अगर तुमने ऐसा लिखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे तुम? पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से ही डिनोट कर रहा हूँ, तो V इज इक्वल टू ये V1 माइनस का V2 करोगे तो सेम ही चीज़ आ जाएगी, KQ डिवाइड बाई R1 माइनस का KQ डिवाइड बाई R2, सेम ही चीज़ आ गई। और अगर ये सेम ही चीज़ आ गई तो क्या मैं इस वाले फॉर्म को, ये वाली जो फॉर्म है C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, तो V इज इक्वल टू सी अपो V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इस वाले V की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले V की जगह पे मैं लिख सकता हूँ Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू, यहाँ से KQ कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बनेगा 1 अपॉन में R1 माइनस का 1 अपॉन में R2। इतनी बातें समझ में आ रही? ये जो V था इसको तुम उस जनरल फॉर्म से या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V होता है, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q डिवाइड बाई C। तो उस वाली फॉर्म से अगर तुम लिखोगे इस V को तो इस तरीके से लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई C। तो अगर ऐसा लिखोगे तो ये Q से तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा क्या, ये 1 अपॉन में C इज इक्वल टू, यहाँ पर K का मतलब होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K जो होता है वो कूलम्ब कांस्टेंट होता है, उसको कैसे लिख सकते हो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर ऐसा लिखोगे तो ये तो कैसे कैलकुलेट होके आएगा, इनका एलसीएम लोगे तुम तो R1 R2 हो जाएगा, इसको R2 लिखोगे, R2 माइनस का R1, तो ये तुम्हारे पास में इस तरीके की फॉर्म बन के आएगी। तो अब तो सीधा सीधा कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। C जो होगा वो 1 अपॉन में C दे रखा है, हमें निकालना है C, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो C इज इक्वल टू कितना बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना बनेगा R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस का R1। तो ये फॉर्म होती है तुम्हारी किसी होलो स्फीयर के कारण जो कैपेसिटेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्म होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस का R1। यहाँ पर R1 जो है इनर रेडियस हो जाएगी, है ना, और R2 जो हो जाएगी वो हो जाएगी आउटर रेडियस, क्योंकि आउटर रेडियस ज़्यादा होगी तो बेसिकली आउटर रेडियस माइनस का इनर रेडियस। तो ये फॉर्म होती है कैपेसिटेंस निकालने की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस का R1। बात समझ में आई क्या? तो ये किसी होलो स्फीयर के कारण कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। आगे अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें, है ना, अगर हम सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर को भी तुम एज ए कैपेसिटर कंसिडर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जस्ट एक स्फीयर कंसिडर कर सकते हैं जो कि सॉलिड हो। ये कोई एक स्फीयर है जिसको हम बोल रहे हैं कि सॉलिड है, इट मीन्स इसको फिल भी कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब तो सीधी सीधी बात समझ में आ रही होगी कि इसके लिए तो एक ही पोटेंशियल होगा, अगर मैं V1 लिखूँ तो KQ अपॉन में R, है ना, और अगर तुम KQ अपॉन में R लिखोगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी यही हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू इधर लिखोगे तुम ये इधर, तो ये फर्स्ट वाली सरफेस इसको कंसिडर करोगे तो सेकंड वाली सरफेस इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट वाले पे पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही पोटेंशियल बचेगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी तुम्हारा कितना रह जाएगा KQ अपॉन में R। ये जो R है, ये R क्या है, इसकी रेडियस हो जाएगी, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस को हम R बोल रहे हैं, तो सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई इधर KQ अपॉन में R, KQ और R ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। अगर ऊपर भेज दिया तुमने R को तो Q से तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो Q है इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
देन ये बचेगा क्या, 1 में k, 1 में k का मतलब क्या होगा, k इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, है ना। तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, तो ये 1 में k है तो ऊपर पहुंच जाएगा, दैट मीन्स c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इस तरीके से ये किसी एक सॉलिड स्फीयर की बात करें तो उसका कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पर जो r है ये r क्या है, यहाँ पर रेडियस है, ये वाली जो r है ये r क्या है, रेडियस है। रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, एक ही रेडियस होगी सॉलिड स्फीयर की। तो यहाँ पर ये जो r है ये रेडियस है। क्या तुम अर्थ को भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह कंसिडर करके उसका भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हो? आइए करते हैं, अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इधर जान दो, कैपेसिटेंस ऑफ, इधर कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। अर्थ का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो एज ए सॉलिड स्फीयर की तरह ही कंसिडर करेंगे। एज ए सॉलिड स्फीयर की तरह कंसिडर करोगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी तो कैलकुलेट किया तुमने, कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें अगर क्लियर है तो भैया तुम्हें थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा, अर्थ की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, 6400 किलोमीटर, है ना। और अगर 6400 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, कई बार तुमने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी तो इसको ऐसा भी लिख देते हैं, 6.4 इंटू 10⁶। नहीं लिख सकते क्या, यहाँ से 2 जीरो, किलो का मतलब 10⁻+3, और एक और जीरो लेनी थी मेरे को तो एक आगे पॉइंट लगा दिया, तो 6.4, यहाँ से 3 जीरो मिल गई अब, और 1 किलो का मतलब 10⁻+3, तो दैट मीन्स 10⁻+3 प्लस का 3 10⁻6 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो क्या मैं ऐसा रख सकता हूँ यहाँ पर, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की जगह पे 6.4 मल्टीपल 10⁻+6। इतनी बातें क्लियर? अगर इतनी बातें क्लियर है तो c इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो तुम, c इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तुमने k इज इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू लिखी होगी 10⁹, 9 इंटू 10⁹। तो क्या मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऐसा नहीं लिख सकता कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻+9, राइट। इतनी बातें अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो मैं यहाँ पर ये जो कैपेसिटेंस है अर्थ का इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ऐसा बनेगा, c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बनेगी 1/9 इंटू 10⁻+9, इधर तो मल्टीप्लाई करोगे 6.4 इंटू 10⁻6। इसको आगे तुम सोल्व करना, कुछ इस तरीके से आएगा ये तुम्हारे पास में 0.711 इंटू 10⁻⁻3, इस तरीके से बनेगा, राइट। और अगर इस तरीके से बनेगा तो भैया क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये पॉइंट हटाओगे तो कुछ इस तरीके से लिख दोगे तुम, नीचे जीरो पहुंच जाएगी तो ये बनेगा 711 मल्टीपल 10⁻⁻6